हाय स्टूडेंट्स, एजुकेशन गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 10वीं क्लास के एनसीईआरटी मैथ का 7वां चैप्टर जो कि निर्देशांक ज्यामिति है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए निर्देशांक ज्यामिति के कॉन्सेप्ट को समझें और जो हमारा पहला एक्सरसाइज होगा 7.1, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। आपने 9th क्लास में अवश्य पढ़ा होगा कि किसी समतल पर जब हम दो लाइन इस तरह से खींचते हैं कि एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसे हम लोग उदग्र कहते हैं और इसे हम लोग क्षैतिज कहते हैं। अब देखो कि जो उदग्र रेखा है उसे हम लोग y कहते हैं और इसे y डैश कहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम लोग x बोलते हैं, इधर x डैश होता है। और ये जो दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन आपस में कटती हैं उस चीज़ को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मतलब इसको हम लोग ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, हिंदी में इसको मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ जो एंगल बनता है वो हर प्रकार से कैसा एंगल बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है ना। ये 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है ना। हर जगह से ये कितना 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा, नियामक ज्यामिति का अगर बेस देखें तो यहीं से शुरू होता है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को समझने के लिए आपको इस टॉपिक्स को समझना होगा कि जब हम किसी समतल पर दो लाइन, एक वर्टिकल मतलब एक उदग्र और एक हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज लाइन को खींचते हैं तो हमारा तल जो होता है वो 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। तो ये जो होता है हमारा पहला चतुर्थांश है, एंटी क्लॉक चलना है, घड़ी की विपरीत। ये हमारा दूसरा, ये थर्ड, और ये जो पार्ट होता है वो कौन सा हो जाता है, चौथा पार्ट होता है, ठीक है ना। प्रथम चतुर्थांश में दोनों ही पॉइंट प्लस में लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरे चतुर्थांश के अंदर माइनस और प्लस लिए जाते हैं। तीसरे चतुर्थांश के अंतर्गत माइनस और माइनस लिए जाते हैं। और ये जो चौथा चतुर्थांश होता है उसमें प्लस और माइनस लिए जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि अगर आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हो तो ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि उदग्र रेखा को वर्टिकल लाइन यानी y अक्ष कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होता है क्षैतिज ज़मीन की तरह तो उसको हम लोग x अक्ष कहते हैं। अब गौर करो, ये जो होता है प्लस की ओर होता है और ये जो होता है माइनस की ओर होता है। ये जो ऊपर में आप देख रहे हो ये प्लस को रिप्रेजेंट करता है और ये जो नीचे होता है वो माइनस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि 5 और 2 किस चतुर्थांश में है, ठीक है ना। तो सिर्फ आप इसके चिन्ह को देखते हो कि निगेटिव है या पॉजिटिव है। ये दोनों प्लस में है तो प्लस जो होता है वो प्रथम चतुर्थांश में होता है, ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई कहता है कि 4 - 2 ये किस चतुर्थांश में है, तो प्लस और माइनस कहाँ है, देखिए प्लस और माइनस चौथे चतुर्थांश में होता है। तो इसके लिए हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ये बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देख लें। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक x कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसी तरह से किसी बिंदु की
एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक यानी y कोऑर्डिनेट कहलाता है। नोट, एक निर्देशांक को भुज एवं y निर्देशांक को कोटि यानी ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, एक्स निर्देशांक को ही भुज और y निर्देशांक को ही कोटि कहा जाता है। कई बार मैट्रिक की परीक्षा में इससे आधारित एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे निर्देशांक 5, 2 में भुज बराबर और कोटि बराबर। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछ देता है कि निर्देशांक 5 और 2 में भुज कौन सा है और कोटि कौन सा है। तो ये जो मान होता है, पहला जो होता है वो x होता है और दूसरा जो होता है वो y होता है। तो यहाँ पर हम x निर्देशांक को ही भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। बस यहाँ केवल हम लोग उस पॉइंट को स्मरण करते हुए चैप्टर में चल रहे हैं। एक और नोट कर लें, कभी कभी ये भी परीक्षा में पूछ देता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। ठीक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक याद रखना है 0, 0 होता है। मतलब मूल बिंदु में x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक पॉइंट और याद रखेंगे, इसको पहला कह दें। एक और याद रखना है, x अक्ष पर जो निर्देशांक होगा उसका वैल्यू जो होगा x 0 होगा। ठीक है ना, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है, ठीक है, तो x अक्ष पर निर्देशांक कितना हो जाएगा, x 0। इसका मतलब हुआ कि वो x पर है, y पर नहीं है। तो x पर है, y पर वैल्यू कितना, 0। इसी तरह से अगर y अक्ष पर निर्देशांक पूछा तो इसे हम 0y बोलेंगे। मतलब अब x पर नहीं है बल्कि y पर है। इसकी ज़रूरत आपको 7.1 वाले चैप्टर में है। तो स्टूडेंट्स, इतनी संक्षिप्त जानकारी के बाद अब हम एक्सरसाइज 7.1 के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है दूरी सूत्र। इसमें हमें दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। तो चलिए दूरी सूत्र को ज़रा समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, दूरी सूत्र में हम सबसे पहले दिए गए बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना सीखेंगे और फिर दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, उसका कौन सा फार्मूला होगा, उसे ज़रा देखते हैं। मूल बिंदु जिसे हम 0, 0 कहते हैं, ठीक है ना। मूल बिंदु से किसी बिंदु, जैसे मान लो x y है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी
तो इसके लिए मुझे डिस्टेंस का एक फार्मूला प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी होगी तो हमें डिस्टेंस का एक फार्मूला लगाना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका जो मान आएगा उसे हम लोग मात्रक या इकाई के रूप में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब मात्रक नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ हम हिंदी में मात्रक या इकाई लिख देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये फार्मूला आया कैसे। चलिए इस फार्मूला को हम लोग प्राप्त करके देखते हैं। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का व्यंजक मतलब सूत्र। अब देखते हैं कि वो सूत्र जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं वो सूत्र कैसे प्राप्त होता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ये एक नियामक ज्यामिति के तल हैं। ठीक है ना, अब इस तल पे ये हमारा मूल बिंदु है, इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। इधर तो एक्स डैश होता है और इधर वाई डैश होता है। अब सवाल ये उठता है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे मान लो कि ये मूल बिंदु है और यहाँ पर, ठीक है ना, प्रथम चतुर्थांश में द्वितीय तृतीय चतुर्थ कहीं भी आप रख करके देख सकते हो। चलो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं एक बिंदु रखता हूँ जिसका नाम है ए, और इसका वैल्यू मैं रख देता हूँ क्या चीज़, एक्स वाई। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, डिस्टेंस, वो क्या होगी। ठीक है ना, यही मुझे प्राप्त करना है। तो इसका फार्मूला बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कैसे आया है इस चीज़ को देखिए यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ऐसे एक लंब क्रिएट कर दूँगा। ठीक है ना, एक लंब यहाँ पर, और इसका नाम मान लो कि मैं बी रख देता हूँ। अब देखो, जब हमने इसे ए बी लंब एक्स अक्ष के ऊपर डाला तो अब मुझे एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज में जब ये डिस्टेंस जो है वो हाइपोटेनस के ऊपर है, यानी कर्ण के ऊपर है, और जब समकोण त्रिभुज में हम जाते हैं तो पाइथागोरस का प्रमेय याद होना चाहिए। कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, किसके बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। तो चलिए यहाँ अब उस मान को देखिए कि ये जो अक्ष होता है, ये जो लाइन होता है, वो x के मान को प्रस्तुत करता है। मतलब O से लेके B तक का मान क्या है, x है। और ये जो लाइन होता है, देखिए वर्टिकल लाइन है, तो इस चीज़ को हम लोग कितना मान के चलेंगे, y मान करके चलेंगे। तो अब हम इस चीज़ के अनुसार, देखो बहुत ही आसान है समझना। इस चीज़ को मैं छोटा कर दे रहा हूँ ऐसे, आकृति से ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ फोकस करें। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, ठीक है। अब ए बी ओ में कोण B जो है वो 90 डिग्री है, तो इसलिए एक प्रमेय लागू हो जाता है जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहेंगे। इस चीज़ को हम लोग को 10th क्लास के ही ज्यामिति में पढ़ना भी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए OA का स्क्वायर, क्या हम बोलेंगे, OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि OA का मतलब D स्क्वायर है, क्योंकि हमने उसको D बोला है, और OB का मतलब है एक्स स्क्वायर, AB का मतलब है Y स्क्वायर, और जब मैं इस स्क्वायर को उधर रखूं तो ये फिर रूट बन जाता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आपने देखा कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र D इक्वल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से देखें कि कैसे क्वेश्चन आता है।
एक एग्जाम्पल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A 2 3 की मूल बिंदु से दूरी निकालें। ये एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे अगर पूछ दिया कि A एक बिंदु है जिसका निर्देशांक 2 3 है, मतलब x हमारा 2 है और y कितना है 3। पहला जो होता है x होता है, दूसरा को हम y बोलते हैं। इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी? तो अब हम इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो बस यहाँ पर हम इसको चुन लेंगे कि यहाँ x बराबर 2 है एवं y बराबर कितना है 3 है। तो इसलिए मूल बिंदु से 2 3 की दूरी यानी d इक्वल √x² प्लस y स्क्वायर। तो इसमें हम x के जगह पर 2 रख देते हैं, 2 का स्क्वायर, और इसके जगह पे 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 कितना हो गया 13। चूँकि इसका कोई इकाई नहीं पता है कि ये मीटर में है कि सेंटीमीटर में है कि किलोमीटर में है, तो हम सिर्फ उसके लिए हिंदी में मात्रक या इकाई लिख देंगे। दोनों में से कोई एक लिखना है, मात्रक लिखो चाहे इकाई लिखो, ठीक है ना। तो ये आप इस तरीके से दूरी निकाल सकते हो। अब एक पॉइंट हम देखते हैं, 2 दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी का व्यंजक मतलब सूत्र। देखिए कोई भी चीज़ है तो उस चीज़ को हम लोग बना करके देख रहे हैं कि आखिर क्यों, यही क्यों फार्मूला है। अब 2 दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, आइए उसको प्राप्त करते हैं। जैसे एक समतल को इस तरीके से 4 चतुर्थांश में डिवाइड कर लें। इसे आप x अक्ष बोलते हो, इसे y अक्ष बोलते हो। इसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप x डैश लिख सकते हो, y डैश लिख सकते हो, और ये क्या हो गया मूल बिंदु हो गया। तो अब आप ध्यान से देखो कि 2 दिए गए बिंदु मतलब वह मूल बिंदु पे नहीं है बल्कि कहीं चतुर्थांश में है। तो मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु मान लो कि यहाँ पर है, और मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है कि कितना होगा। अब a का जो वैल्यू है वो x1 y1 मानना पड़ेगा, ठीक है ना, x1 y1, और b का जो वैल्यू है वो x2 y2 मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि हम फिर a और b बिंदु से x अक्ष के ऊपर लंब डालेंगे। तो यहाँ से हम एक लंब ऐसे, ठीक है ना, गौर करो ये भी 90 डिग्री होता है, और यहाँ से एक लंब ऐसे डालेंगे, यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो एक लंब हम यहाँ से ऐसे डालने वाले हैं, तो यहाँ भी 90 डिग्री। अब इसका नाम मान लो कि ए बी, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको डी, और इसको मान लेते हैं ई। तो अब बताओ ज़रा सा कि अब हमें एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रही है BEA, जिसमें हमें AB का मान निकालना है। इसके AB के मान के लिए AB का मान BE और EA पर निर्भर करता है, ठीक है ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज जो है यहाँ है और AB का जो मान होगा, AB जो है वो हाइपोटेनस है, कर्ण जो है वो बेस और परपेंडिकुलर पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये जो हाइपोटेनस है वो AE और BE से प्राप्त होगा। तो सवाल उठता है कि AE का मान कितना हुआ, AE का मान कितना हुआ। देखो यहाँ से यहाँ तक ये x1 है, ठीक है ना, x अक्ष पर। यहाँ से यहाँ क्या है, ये x1 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये x2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब OD जो है वो x1 है, लेकिन OC जो है वो कितना है, x2 है। तो मैं जब आपसे कहूँगा कि CD का मान कितना हुआ, क्योंकि जो CD है वो इसके बराबर होगा, तो CD का मान कितना होगा, पूरा में से हम इसे घटा देते हैं। तो x2 में से x1 घटा देंगे तो यहाँ x2 माइनस
x1 हो जाएगा। मतलब जब CD का मान x2 माइनस x1 है तो इसका मान भी x2 माइनस x1 होगा, ठीक है ना। अब हम BE का मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब देखिए कि हम वर्टिकल लाइन पर हैं, ठीक है ना। तो अब हम A बिंदु मतलब यहाँ तक हम सिर्फ y1 हैं, ठीक है ना। इसको और आगे कर लेते हैं, ये आपका x अक्ष है। अब गौर कीजिए यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि A बिंदु जो है यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक y1 है, लेकिन पूरा जो है वो क्या है, y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। B तक जो है ये y2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि तो BE कितना है। लोग पूरा में से y1 घटा लेंगे तो यहाँ पर मान निकल गया y2 माइनस y1। ये बात याद रखनी है। तो जिस समकोण त्रिभुज में हमको जा कर के AB निकालना था, उसके लिए जो बेस हुआ वो x2 माइनस x1 हुआ, और BE जो हुआ क्या हुआ, y2 माइनस y1। तो अब देखिए फिर हम लोग आकृति से लिखने वाले हैं। आकृति से समकोण त्रिभुज DEA में कोण जो है E 90 डिग्री है। तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। तो अब जो AB है वो D स्क्वायर हो गया, और AE का मान कितना हुआ, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और BE का मान क्या हुआ, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है इसके ऊपर जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो ये देखिए फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब गौर से देखो कि अगर मैं इसको पलट के भी लिखूं, x1 माइनस x2 लिखूं, और अंदर अगर माइनस में मान आए तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर। तो ये दोनों में से कोई फार्मूला आप कब लगाएंगे, जब दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी, ठीक है ना। इस प्रकार हमने क्या पा लिया, देखो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी यानी डिस्टेंस जो हुआ उसका फार्मूला निकला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है ना। और एक हमें निकला दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी जो डिस्टेंस होगा तो उसका फार्मूला क्या प्राप्त हुआ, x1 माइनस x2 का दी होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का दी होल स्क्वायर। अब गौर करना एक चीज़ नोट करके कि दूरी जो होती है, दूरी एक धनात्मक पद है, मतलब दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी हमेशा प्लस में ही निकलती है। तो इस चीज़ को अगर कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि दूरी क्या होती है, चार ऑप्शन दे दे, धनात्मक ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। अब एक चीज़ और याद रखना है, ए बी सी, ए बी तथा सी संरेखी, मतलब एक ही लाइन में ए बी सी। एक प्रश्न आपके चैप्टर में ऐसा है जिसमें लिखा हुआ है कि तीन बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं और आपसे पूछेगा कि क्या बिंदुएं संरेखी हैं, कोलाइनियर हैं। तो आपको संरेखी करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला के द्वारा
इसको संरेखी करने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी एक फार्मूला है, लेकिन चूंकि हम अभी 7.1 में हैं तो यहाँ पर संरेखी जांचने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करना है। ए, बी तथा सी संरेखी होंगे यदि ए बी की दूरी प्लस बी सी की दूरी बराबर ए सी की दूरी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम ए बी की दूरी और बी सी की दूरी को ऐड करेंगे तो वो किसके दूरी के बराबर आना चाहिए? ए सी की दूरी के बराबर आना चाहिए। जैसे मान लो कि इसका पूरा जो मान है वो है 10 मीटर, ठीक है ना, पूरा जो है वो 10 मीटर है। मान लो कि ये जो भाग है वो है 4 मीटर और ये जो भाग हुआ 6 मीटर हुआ। तो अब अगर मैं इन दोनों मानों को जोड़ता हूँ तो बड़े मान के बराबर हो जाता है। ए बी की दूरी बी सी की दूरी जो है वो ऐड हो करके ए सी की दूरी के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ए, बी और सी तीनों बिंदुएं संरेखी होंगी। तो इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये था निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.1 के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। आप इसे एक बार बढ़िया से समझ लें, देख लें। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में 7.1 को सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।